बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। आज हम लीगल सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन लीगल सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और कानून कैसे बनाया जाता है उसका पता होना चाहिए। जो जमहूरियत होती है वहाँ पे अक्सर कौन सी किस्म की हुकूमतें होती हैं? दो किस्म की हुकूमतें होती हैं। एक को हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं और दूसरी को हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट के जमहूरियत में डेमोक्रेसी में कितने अक़साम होते हैं? दो। जो आजकल दुनिया में जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो हुकूमत का निज़ाम है चल रहा है वो कौन सा है? या सदारती निज़ाम है या फेडरल निज़ाम है। ठीक है। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है स्टेट का भी और गवर्नमेंट का भी। जो मुल्क होता है और उसके साथ जो गवर्नमेंट होती है उसका स्टेट हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। और उसके साथ साथ वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे भी प्रेसिडेंट खुद होता है। मतलब कि जो मुल्क की जो भी हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस होती है वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। और प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्ट होता है किसके? पीपल से। ठीक है। इसी वजह से वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल नहीं है, वो लेजिस्लेचर को आंसर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है। मुल्क का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। लेकिन जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। प्राइम मिनिस्टर वो जो गवर्नमेंट वो बनाता है जिसकी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स विन करके, मेजॉरिटी सीट्स विन करके पार्लियामेंट में आती है। या वो जब इलेक्शंस होते हैं जो भी पार्टी ज़्यादा सीट्स जीती है वही पार्टी फिर गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है। जो उस पार्टी का हेड होता है वो क्या बन जाता है? प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट वगैरह और बाकी जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनको बनाया जाता है, उनको इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो वेट ऑफ यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अब जो वेट ऑफ लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाती है तो उसको प्रेसिडेंट वेटो कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। और उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मतलब पास नहीं हो सकता। और वो किसी को भी माफ़ी दे सकता है। ठीक है। वो किसी को भी माफ़ी दे सकता है। किसी ने कोई मिस्टेक जुर्म किया हुआ है, वो जेल में अपनी पनिशमेंट सर्व कर रहा है। ठीक है। तो उसको हम प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उसकी पनिशमेंट को कम कर सकता है, उसको माफ़ कर सकता है। और उसके बाद वो डायरेक्ट कैसे सिलेक्ट होता है? पीपल सिलेक्ट होता है। अब यहाँ पे जो सारे के सारे अख्तियारात होते हैं, सारे के सारे पावर्स होते हैं किसके पास होते हैं? प्रेसिडेंट के पास होते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट देखें, अगर कोई भी लॉ बनता है लेजिस्लेचर में तो प्रेसिडेंट के पास अख्तियार है, प्रेसिडेंट का पावर है, या प्रेसिडेंट उसको वेटो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। जो सूबे होते हैं वो खुद मुख्तियार होते हैं, सिवाय 3 पावर्स के बाकी जो भी पावर्स होते हैं वो सूबे के सूबे के पास होते हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके पास कितने पावर्स होते हैं? राइट डिफेंस। ठीक है। डिफेंस पावर उसके पास होते हैं, पावर ऑफ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। ये 3 जो पावर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं। बाकी जो भी पावर्स होते हैं, आपने एजुकेशन कैसे पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट करनी है, आपने अपने एग्रीकल्चर की, आपने अपने बजट की कौन सी पॉलिसी इख्तियार करनी है, वो सूबे के ऊपर खुद पे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? वो सारा जो प्रेसिडेंट होता है वही डिसाइड करता है हर एक सूबे के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट वगैरह के लिए, पूरे मुल्क के लिए। मतलब वो प्रेसिडेंट ही अख्तियार रखता है कि जो भी उसने लॉ बनाना हो वो उसके लिए बना सकता है। लेकिन यहाँ पे कौन बनाते हैं? प्रोविंस अपने लिए खुद बनाते हैं। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होती है वो क्या होती है? लेजिस्लेचर होती है। और जो पार्टी ज़्यादा गवर्नमेंट सीट्स विन करती है वही गवर्नमेंट बनाती है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। मतलब कि वहाँ पे अब देखो, कोई मिनिस्टर बनाना है अपना साइंस का प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट में, तो वो जो साइंटिफिक नॉलेज में जिसको साइंस का पता होगा तो उसको वो प्रेसिडेंट बनाया जाता है। जिसको लॉ का पता होता है उसको लॉ मिनिस्टर बनाया जाता है। जिसको जिस फील्ड में माहिर होता है उसको उस चीज़ का मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो भी MNA MPA बन के आता है तो वो क्या करता है? उसको किसी भी सीट पे किसी चीज़ का मिनिस्टर बनाया जाता है, चाहे वो उस चीज़ का अहल हो या ना हो, चाहे उसको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो या ना हो। अब जो MNAs और MPS बनते हैं, जो MNAs और MPS इलेक्ट होते हैं तो उनका काम क्या होता है? वो लॉ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लॉ बनाते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आज सीखेंगे कि लॉ को, जो नया लॉ होता है उसको कैसे बनाया जाता है, जो एग्जिस्टिंग लॉ होता है, जो पहले से मौजूद लॉ होता है उसको तब्दील कैसे किया जाता है, उसमें तरमीम कैसे लाई जाती है। अब सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कॉन्स्टिट्यूशन को।
अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, मदर लॉ। जो भी मुल्क में लॉज होते हैं, कानून होते हैं, वो किसके मातहत होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत होते हैं, मतलब इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, रन्स अफेयर्स ऑफ स्टेट। ये एक मैकेनिज्म है जो आपको बताएगा कि आपने मुल्क के अफेयर्स को कैसे चलाना है, आपने प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना है तो वो कैसा होना चाहिए, आपने अगर कोई लॉ बनाना तो वो कैसा लॉ होना चाहिए। मतलब ये आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा कि आपने लॉ कैसे बनाना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, वो ये कहता है कोई भी जो लॉ बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यही कहता है, ठीक है, आर्टिकल 2 है कि भाई जो भी आपने लॉ बनाना है वो आपका इस्लाम के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अब इसकी मिसाल देता हूँ आपको 295C से ऑफ पीपीसी। सेक्शन 295 ऑफ पीपीसी वो क्या कहता है कि जो भी डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करेगा तो उसको डेथ पनिशमेंट के साथ साथ फाइन भी किया जाएगा। लेकिन इस्लाम कहता है जो भी डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करेगा अगेंस्ट द प्रॉफिट, उसको क्या दीजिए, डेथ पनिशमेंट दीजिए, ना कि फ़ाइन। देखो ये जो अब यहाँ पे फ़ाइन का जिक्र किया गया है, ये फ़ाइन का अगेंस्ट द लॉ है, तो इसको चैलेंज किया गया था। कहाँ पे चैलेंज किया गया था, फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज किया गया था। फेडरल शरीयत कोर्ट जब फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज किया गया तो फेडरल शरीयत ने इसको अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया था। अब पार्लियामेंटेरियंस को चाहिए कि इसको अमेंड करके इसको क्या करते हैं, ये जो फाइन वाला जो सेंटेंस है उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब तक आप जब पीपीसी का सेक्शन 295C खोल के देखेंगे तो तब भी उसमें इटैलिक स्टाइल में ये अभी तक लाइन मौजूद है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब फेडरल शरीयत कोर्ट फैसला देती है तो उसके अगेंस्ट आपके पास दो रेमेडीज होती हैं कि या आप उसको न्यू लॉ बना लें या उसमें अमेंडमेंट कर लें, ठीक है, या उसको चैलेंज करें। अब देखें जैसे ये 295C वाला है, अब आपने अगर फेडरल शरीयत कोर्ट ने फैसला दे दिया, जब तक आप उसके न्यू लॉ नहीं बनाते या आप उसको चैलेंज नहीं करते तब तक फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला चलता रहेगा। अब फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ डेथ पनिशमेंट ही होगी, तो वो जो 295C में फाइन लिखा हुआ है तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक ये कोई न्यू लॉ नहीं बनाते या उस लॉ को फेडरल शरीयत जो अपीलेट बेंच है उसके सुप्रीम कोर्ट में, तो उस जहाँ पे अगर चैलेंज नहीं किया जाता तब तक फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला नाफिजुल अमल होगा। अब देखें, अब यहाँ पे जो फेडरल शरीयत कोर्ट है कोई भी फैसला देती है किसी भी लॉ के अगेंस्ट जो इस्लाम के अगेंस्ट है, या किसी भी मतलब वो उसके खिलाफ कोई फैसला देती है जो कि बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी लॉ आपका इस्लाम के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर फेडरल शरीयत कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई ये अन इस्लामिक है, इसको वाइड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, अब देखें या आपने उसको अमेंड करना है या आपने उसकी जगह पे कोई नया लाना है, या आपने क्या करना है उसकी जगह उसको उस जो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे जो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला है वही चलता रहेगा, ठीक है। तो जब तक आप इसको आपने चैलेंज करेंगे या उसमें अमेंडमेंट करेंगे तब वो जो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला है वो नाफिज नहीं होगा, अदरवाइज वही नाफिज होगा। अब जो नया लॉ है, ठीक है, अब देखें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमारा हर एक लॉ किसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इस्लाम के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा पीपीसी का अगेंस्ट था तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने उसको अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये जब अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो उसको कौन देखेगी, फेडरल शरीयत कोर्ट देखेगी। अच्छा, जो न्यू लॉ बनेगा, अब सबसे पहले अब फॉर सपोज कि कोई मिनिस्टर, कोई एमएनए, कोई एमपी है, ठीक है, वो जाता है किसी बाहर के मुल्क में, किसी ऐसी स्टेट में जाता है कि वहाँ पे वो कोई ऐसा लॉ देखता है जो उसे पसंद आ जाता है, या वो चाहता है कि ये लॉ मेरे मुल्क में भी अच्छा नाफिज होगा या मेरे मुल्क के लिए भी अच्छा साबित होगा या मेरे लोगों के लिए अच्छा साबित होगा, तो वो वहाँ पे आके नेशनल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में क्या पेश करता है, बिल पेश करता है कि भाई मैं ये लॉ बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये लॉ बनाना चाहता हूँ। अब देखें अगर वो सेनेटर है तो सेनेट में पेश करेगा, अगर वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एमएनए है या एमपी है तो वो उसी प्रोविंशियल असेंबली में या नेशनल असेंबली में उसको पेश करेगा। अब जब प्रोविंशियल असेंबली में या सेनेट में उसको लाया जाता है तो उसके ऊपर क्या होती है, डिबेट होती है कि वेदर वी शुड अडॉप्ट दिस लॉ और वेदर वी शुड नॉट अडॉप्ट दिस लॉ। जब
डिबेट होने के बाद फिर क्या होती है, उस पर वोटिंग होती है। अब उसको कितनी वोट मेजॉरिटी चाहिए होती है? सिंपल मेजॉरिटी, इट मीन्स 51%। अगर उसको 51% मेजॉरिटी हासिल होती है, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी हासिल हो जाती है, तो वो फिर एक हाउस से अगर वो सेनेट में पेश हुआ है तो वो नेशनल असेंबली में चला जाता है, अगर नेशनल असेंबली में पेश हुआ है तो वो सेनेट में चला जाता है। अब जब सेनेट में जाएगा तो सेनेट में अगेन उसके ऊपर क्या होगी? डिबेट होगी, और डिबेट के बाद उसको सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होना पड़ेगा। अब जो नेशनल असेंबली है वहाँ पर सीटें कैसे होती हैं? अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अब जो नई अमेंडमेंट के बाद 336 सीट्स बची हैं जाके नेशनल असेंबली में, और उसके बाद सेनेट में सीटें हैं वो कितनी हैं? 96। मतलब हर एक प्रोविंस की इक्वल सीट है सेनेट में, लेकिन यहाँ पे जो नेशनल असेंबली है वहाँ पे 336 सीट्स हैं, ठीक है। जैसे पंजाब की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसकी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सिंध की, उसके बाद केपी की, और उसके बाद बलूचिस्तान की। अब सेनेट में इक्वल सीट्स इस वजह से रखी जाती हैं कि अगर कोई लॉ ऊपर से मतलब नेशनल असेंबली से अगर पास होकर आता है, अगर देखें फॉर सपोज कोई लॉ में मतलब पंजाब की ज़्यादा पॉपुलेशन है तो नेशनल असेंबली में ऑब्वियसली पंजाब की सीट्स ज़्यादा होंगी। अगर कोई लॉ ऐसा है जो पंजाब को फ़ायदा दे रहा है लेकिन दूसरे सूबों को उससे नुकसान हो रहा है, तो वो सेनेट में आके वो क्या हो सकता है? रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। सब जो सेनेटर्स जो भी होते हैं हर प्रोविंस से वो कितने होते हैं? इक्वल होते हैं, उनका नंबर तादाद इक्वल होता है। तो इस वजह से उसको सेनेट में इक्वल नंबर ऑफ मतलब इस वजह से सेनेट में इक्वल नंबर रखे गए, और इस वजह से एक हाउस से पास होना काफ़ी नहीं है, दोनों हाउस से लॉ का मतलब वो बिल का पास होना लाजिम होता है लॉ बनने के लिए। अब अगर वो सेनेट में जब जाता है और सेनेट में सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है तो वो क्या किधर जाएगा? फिर प्रेसिडेंट के पास, और जिस दिन उसको प्रेसिडेंट साइन करेगा तो वो क्या बन जाता है? एक्ट या लॉ, ठीक है। तो वो एक्ट या लॉ बन जाता है, और जैसे प्रेसिडेंट साइन करेगा वो एक्ट या लॉ बन जाता है। अब ये किसके बारे में था? न्यू लॉ बनने। जब आपने न्यू लॉ बनाना होता है तो उसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। आप बिल पेश करेंगे, बिल के ऊपर डिबेट होगी, डिबेट होने के बाद वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास होकर प्रेसिडेंट उसको जब साइन करेगा तब वो क्या बन जाता है? एक्ट या लॉ बन जाता है। अब आते हैं अमेंडमेंट की तरफ। उर्दू में इसको हम कहेंगे तरमीम। अच्छा, अब कोई आपने अमेंडमेंट करनी हो कानून में, ठीक है, जैसे कि पहले फाटा हिस्सा नहीं था, फाटा एक अलग से सकता, अब उसको केपी मर्ज किया गया किसमें? केपीके में। अब उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करनी पड़ी? अमेंडमेंट करनी पड़ी, ठीक है। जब अमेंडमेंट करने के बाद अब वो पहले आप अमेंडमेंट का बिल पेश करेंगे, फिर वही सेम प्रोसीजर होगा जो नेशनल असेंबली या सेनेट में हुआ था, ठीक है। मतलब उस पर बिल आया, उसके ऊपर डिबेट होगी, एक हाउस से पास होकर दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस से पास होने के बाद वो आगे जो फर्दर प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन सा फ़र्क है? यहाँ पे 2 मेजॉरिटी का, यहाँ पे आपको कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। वहाँ पे कितनी मेजॉरिटी चाहिए थी न्यू लॉ के लिए? सिंपल मेजॉरिटी। और अमेंडमेंट के लिए कितना चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी 66%, ठीक है। 66% चाहिए आपको किसी भी कानून में तब्दीली करने के लिए। अब अगर यहाँ पे पीपीसी में चेंजेस करनी है तो आप कितनी चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं अगर उनमें आपने चेंजेस करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं? अमेंडमेंट के जरिए कर सकते हैं। और अमेंडमेंट कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है? उसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। अब यहाँ पे क्या है? ऑर्डिनेंसेस। अब देखें, न्यू लॉ हमने बनाना है, ठीक है, उसमें बिल लाएगा, एक हाउस में जाएगा, हाउस में जाने के बाद हाउस में जाने से पहले एक जो उसकी कैमा कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी, तो उसमें भी चला जाता है, ठीक है। उसमें जाने के बाद फिर वो इस पर डिबेट होती है, डिबेट होने के बाद फिर वो पास सिंपल में वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद फिर दूसरे हाउस में जाता है। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस होता है वो एक आपको इमरजेंसी आप जिस लॉ कहते हैं वो उस समय कहते हैं ऑर्डिनेंस कहते हैं। आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान वो आपको प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो इमरजेंसी में कोई भी ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता है, ठीक है। जब ऑर्डिनेंस आती है तो उसके ऊपर भी डिबेट वगैरह होती है, लेकिन वो प्रेसिडेंट खुद पास करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जब पास करता है तो उसका कितना अरसा होता है? 120 डेज, ठीक है, 120 डेज।
अब आप देखते हैं, अब प्रेसिडेंट ने कोई भी इमरजेंसी में कोई भी ऐसा लॉ बना के, ऑर्डिनेंस बना के पेश कर दी और वो नाफिज़ अमल हो गई। अब 120 दिन के बाद देखा जाता है कि उसकी ज़रूरत हमें चाहिए, फ्यूचर में उसकी ज़रूरत है, और वो एक ऐसी ऑर्डिनेंस है जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है या बहुत मुफीद है, जिसका आगे या जिसका अभी जो है ना आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल काम होगा, ठीक है, वो एप्लीकेबल होगा, वो एप्लीकेबल रहेगा। तो उस ऑर्डिनेंस को अडॉप्ट किया जाता है उसी ऑर्डिनेंस के नाम के। जैसे आपकी कॉपीराइट ऑर्डिनेंसेस हैं, पेटेंट ऑर्डिनेंस है, ठीक है, वो जो 2000 में बनी थी, ठीक है, वो अब तक चल रही हैं। अब देखिए हमने क्या कहा, 120 दिन, उसका कितना टाइम होता है, 120 दिन। अगर वो लॉ हमारी नीड का होता है, ठीक है, वो ऑडियंस अगर हमारी नीड की होती है तो हम उसको अडॉप्ट करके उसको लॉ बना देते हैं, ठीक है, तो वो फिर चलता रहता है और वो चलेगा उसी ऑर्डिनेंस के नाम से, हम उसको लॉ नहीं कहेंगे या एक्ट उसको नहीं कहते, ठीक है। तो ये था कि इसके बारे में लॉ मेकिंग प्रोसेस के बारे में, न्यू लॉ कैसे बनता है और अमेंडमेंट कैसे होती है और ऑर्डिनेंस कैसे होती है। ऑर्डिनेंस इज़ द पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेंडमेंट और न्यू लॉ कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया। न्यू लॉ विद द सिंपल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट विद द 2/3 मेजॉरिटी। उसके बाद जो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला होता है उसका क्या स्टेटस है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप उसका जो फैसला को चैलेंज जब तक नहीं करेंगे तब तक जो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला होगा वही चलता रहेगा। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में वो कौन कौन सी किस्म की होती हैं, एक प्रेसिडेंशियल और दूसरी फेडरल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिटिल बैकग्राउंड फॉर द लीगल सिस्टम। इसके नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, और उसके साथ जो केसेस होते हैं उनको कैसे चला जाता है, या जो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है सब कॉन्टिनेंट में लीगल सिस्टम की या लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की, इंशाल्लाह वो हमने डिस्कस करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।